प्रिय शिक्षार्थियों, आहारीय विविधता के उपकरणों और तरीके के विषय पर एक और दिलचस्प व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर पद्मजा हूं और मैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक हूं। मेरे साथ सुश्री के कविता भी शामिल होंगी, जो आपको आहारीय विविधता की कुछ अवधारणाओं को और अधिक विस्तार में समझाएंगी। अब इस व्याख्यान में कविता और मैं आपको ये समझाएंगे कि आहारीय विविधता का क्या अर्थ है और पोषण संबंधी परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करने और समझने के लिए इसका उपयोग एक उपकरण के रूप में कैसे किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम के ब्लॉक 2 में आहार विविधता, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विषयों पर व्याख्यानों की एक श्रृंखला है। मैं आशा करती हूँ कि आपने उन सभी व्याख्यानों को पहले ही सुन लिया होगा। इस व्याख्यान से आप आहारीय विविधता को उपकरणों और तरीकों के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको और अधिक गहराई से समझ पाएंगे। इस व्याख्यान में हमारे सीखने के उद्देश्य 2 आयामी हैं। ये सीखना कि समुदायों के बीच उनके आहार में बदलाव लाने के लिए और बेहतर पोषण संबंधी परिणामों के लिए आहारीय विविधता एक महत्वपूर्ण पोषण मूल्यांकन उपकरण है। और B है समुदायों में आहारीय विविधता का उपयोग करने में शामिल कई तरीकों को उपकरण के रूप में समझना। कृषि मार्गों और किसी अन्य मार्ग के माध्यम से पोषण को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों के प्रभाव को नापने में आहारीय विविधता के संकेतकों को उपयोगी माना जाता है। अब इस स्लाइड में हम आहारीय विविधता की परिभाषा देखेंगे और ये समुदाय में व्यक्तियों के स्वास्थ्य को उनकी भलाई के लिए कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में जानेंगे। स्वस्थ जीवन शैली और बीमारियों से बचने के लिए उचित पोषण एक अनिवार्य पहलू है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का अपर्याप्त सेवन या आहारीय विविधता की कमी को आमतौर पर एक वैश्विक चुनौती माना जाता है और ये पोषक तत्वों से भरपूर और अच्छी तरह से संतुलित भोजन प्राप्त करने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है। आहारीय विविधता स्थायी आहार का प्रमुख उपाय है और वर्तमान में इसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों या SDG के लिए प्रमुख स्थायी आहार संकेतकों में से एक माना जा रहा है। अपर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व, घरेलू स्तर की खाद्य सुरक्षा, स्थायी आहार प्रथाओं और खाद्य प्रतिमान में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए आहारीय विविधता को समझना एक सुविधाजनक तरीका हो सकता है। इन कारणों की वजह से खाद्य और कृषि संगठन या FAO द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और खाद्य असुरक्षा को मिटाने में आहारीय विविधता में सुधार लाना एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ अध्ययनों में पता चला है कि आहारीय विविधता स्वस्थ वजन को बढ़ावा दे सकती है, पोषण की स्थिति में सुधार कर सकती है और स्वस्थ जीवन शैली को समृद्ध कर सकती है। इससे खाद्य सुरक्षा में सुधार भी देखा गया है और ये उच्च कृषि जैव विविधता और उच्च खाद्य आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। हालांकि आहारीय विविधता को सार्वभौमिक रूप से स्वस्थ खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है, लेकिन इसे अभी तक आहारीय गुणवत्ता के आयाम के रूप में उपयोग नहीं किया गया है और इसे संचालित करने और मूल्यांकन करने के लिए आम सहमति का अभाव है। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आहारीय विविधता को मापने के लिए वैचारिक ढांचा क्या है। खाद्य असुरक्षा और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होने वाली पोषण संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए आहारीय विविधीकरण एक अनुशंसित तरीका है। पोषक तत्वों की पर्याप्तता के लिए आहारीय विविधता आवश्यक है क्योंकि जीवन के पहले 6 महीनों में माँ के दूध के अलावा कोई भी भोजन नहीं होता है। माँ के दूध में अच्छे स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के पर्याप्त सेवन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य समूहों के बीच और भीतर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन एक अनुशंसित रणनीति है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि आहारीय विविधता को मापने के लिए अंतर संबंधों और वैचारिक ढांचे की व्याख्या यहाँ की गई है। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले आहार का मुख्य तत्व आहारीय विविधता है और विभिन्न प्रकार के भोजन का उपभोग करने की अनुशंसा कई पोषण संबंधी दिशा निर्देशों में दिखाई देती है। आमतौर से ये देखा गया है कि उच्च खाद्य असुरक्षा वाले क्षेत्रों में अनाज, कंदमूल पर आधारित नीरस आहार मुख्य रूप से पाए जाते हैं और ये कुपोषण के बोझ में योगदान देते हैं या कुपोषण के बोझ को बढ़ावा देते हैं।
आइए अब आहारीय विविधता के महत्व के बारे में जानते हैं। अलग अलग तरीके के खाद्य पदार्थ और खाद्य समूह विभिन्न मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। इसलिए ये विविधीय आहार पोषक तत्वों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करता है। अब स्थूल पोषक और सूक्ष्म पोषक से हमारा क्या मतलब है, ये पिछले व्याख्यानों में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। हालांकि आपकी समझ के लिए स्थूल पोषक तत्वों का अर्थ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन और खनिजों को संदर्भित करते हैं। ऊर्जा और पोषक तत्वों के सेवन को मापने के लिए आदर्श रूप से देखे गए और वजन वाले खाद्य रिकॉर्ड पर भरोसा किया जाएगा। ऐसे आंकड़े संग्रह महंगा है। ये कुछ अवसरों पर अव्यावहारिक हो सकता है और उन लोगों के व्यवहार को बदल सकते हैं जिनका अवलोकन किया जा रहा हो। इसके बजाय व्यक्तिगत स्तर पर आहारीय सेवन की रिकॉल या घरेलू स्तर पर भोजन तक आर्थिक पहुंच की रिकॉल से अधिकांश जानकारी हासिल होती है। इसलिए विविध आहार से मानव स्वास्थ्य के लिए आहार की ज्ञात और अभी तक अज्ञात दोनों तरह की जरूरतों को पूरा करने की सबसे अधिक संभावना है। अब आइए देखें कि आहार विविधता को कैसे मापा जा रहा है। घरेलू आहार प्रश्नावली एक ऐसा उपकरण है जो उपयोगकर्ता अनुकूल है और जो कम खर्चे में आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सके। प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी को पाना और विश्लेषण करना आसान होता है। आगे की स्लाइड में आप प्रश्नावली देखेंगे। दिशा निर्देश में वर्णित घरेलू आहारीय विविधता स्कोर में उन खाद्य समूहों की एक साधारण संख्या शामिल है जो पिछले 24 घंटों में एक परिवार ने घरेलू स्तर पे उपभोग किया है। जैसा कि स्लाइड में दर्शाया गया है, FAO के दिशा निर्देशों में पारिवारिक स्तर पर आहारीय विविधता प्रश्नावली का उपयोग वर्णन किया गया है। एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण विशिष्ट खाद्य समूहों के बारे में रुचि रखने वालों के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। परिवार का आहारीय विविधता स्कोर या HDDS, जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है, एक स्नैपशॉट के रूप में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों तक पहुंचने के लिए घर की आर्थिक उपलब्धता को दर्शाता है। अध्ययनों से पता चला है कि आहारीय विविधता में वृद्धि सामाजिक आर्थिक स्थिति और घरेलू खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। अब आइए समझते हैं कि हमें आहारीय विविधता में आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता कब पड़ती है। आहारीय विविधता को दर्शाने वाले स्कोर व्यक्तिगत, घरेलू या सामुदायिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा स्थिति के व्यापक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। आइए अब ये समझना सीखें कि आहारीय विविधता आंकड़े कब एकत्र किए जाएं। जैसा कि आप स्लाइड से देख सकते हैं, ऐसे कई अवसर होते हैं जब हम आहारीय विविधता आंकड़े एकत्र कर सकते हैं और करना चाहिए। दर्शाए गए 4 बॉक्स आपको कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जब हम आहारीय विविधता आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। अब 4 बॉक्स में आप किसी स्कोर पर पहुंच रहे होंगे। आहारीय विविधता को दर्शाने वाले स्कोर व्यक्तिगत, घरेलू या सामुदायिक स्तर पर, HDDA और खाद्य सुरक्षा स्कोर पर। ये खाद्य सुरक्षा स्थिति के व्यापक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन व्यक्तिगत आहारीय विविधता स्कोर का उपयोग जनसंख्या स्तर पर खाद्य पहुंच और खपत की समस्याओं की पहचान करने के लिए नहीं किया जाता है। क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खाद्य सुरक्षा और पोषण सूचना प्रणाली के हिस्से के रूप में सभी स्कोर का उपयोग किया जा सकता है। वे पूर्व चेतावनी प्रणालियों और हस्तक्षेपों को लक्षित करने में मदद कर सकते हैं। जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए उनका उपयोग सामुदायिक स्तर पर भी किया जाता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले मानकीकरण के लिए आहारीय विविधता के बारे में जानने के लिए भी स्कोर की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे खाद्य और पोषण सुरक्षा घटकों के केवल एक हिस्से को दर्शाते हैं, जो कि खाद्य खपत है। अब आइए देखें कि आहारीय विविधता के विभिन्न प्रकार क्या हैं। माना जाता है कि आहारीय विविधता आवश्यक पोषक तत्वों के पर्याप्त सेवन को दर्शाती है, या तो परिवार के स्तर पर, या जैसे कि मैंने पहले HDD के बारे में बताया है, इसे परिवार स्तर के स्कोर से मापा जा सकता है जो कि HDDS है, या एक खाद्य खपत स्कोर जिसे FCS कहा जाता है, या व्यक्तिगत स्तर पर जो IDD है। इस मामले में इसे IDDS नामक IDD स्कोर द्वारा मापा जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है,
आहारीय विविधता को दर्शाने वाले स्कोर किसी भी व्यापक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब आहारीय विविधता के विभिन्न प्रकारों की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, ये परिवार स्तर पर या HDDS या व्यक्तिगत स्तर पर यानी IDDS स्तर पर हो सकता है। साथ ही इसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी किया जा सकता है, जिसे प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए न्यूनतम आहारीय विविधता स्कोर कहा जाता है, जैसा कि स्लाइड में देखा जा सकता है। अब आइए देखें कि विभिन्न प्रकार के आहारीय विविधता संकेतक कौन से हैं। तो आहारीय विविधता स्कोर या संकेतक के 3 अलग-अलग उपाय हैं। पहला और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय गणना आधारित उपाय है। आहारीय विविधता के 2 सामान्य गणना आधारित उपाय हैं, खाद्य विविधता स्कोर या FVS और आहारीय विविधता स्कोर या DDS। अब आहारीय विविधता स्कोर परिवार के स्तर पर हो सकता है, फिर ये HDDS है, या व्यक्तिगत स्तर पर ये IDDS बन जाता है। FVS एक निर्दिष्ट रिकॉल अवधि के दौरान उपभोग किए गए सभी खाद्य पदार्थों की गिनती है। एक DDS खाद्य समूह द्वारा सामान्य खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देता है और फिर उन खाद्य समूहों की संख्या की गणना करता है जो दी गई रिकॉल अवधि के दौरान उपभोग किए गए थे। दूसरी विधि आवृत्ति आधारित उपाय है। खाद्य आवृत्ति संकेतक इस बात की गणना प्रदान करते हैं कि किसी दी गई रिकॉल अवधि में औसतन कितनी बार विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। आहारीय विविधता के आवृत्ति आधारित उपाय डिजाइन में गुणात्मक, अर्धमात्रात्मक या मात्रात्मक हो सकते हैं। अंतिम दृष्टिकोण खाद्य के तौल का रिकॉर्ड रखना है। ये एक महंगी पद्धति है। ये विधि अलग अलग खाद्य पदार्थों के वजन पर आधारित है जो व्यक्तिगत या परिवार के स्तर पर तैयार और उपभोग किए जाते हैं। खाना पकाने से पहले खाद्य पदार्थों और अलग अलग सामग्रियों को तौला जाता है। विस्तृत रिकॉर्ड आमतौर पर 1 से 7 दिनों तक कहीं भी एकत्र किए जाते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, ये एक महंगी पद्धति है जो कभी-कभी संभव नहीं होती है और इसमें गिनती करने वाले का पूर्वाग्रह भी शामिल हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में अपने आहार की खपत के प्रति सचेत हो जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है। आइए अब देखते हैं कि समुदायों या व्यक्तियों से आहारीय विविधता स्कोर आंकड़े कैसे एकत्र किया जाता है। जैसा कि डॉक्टर आर पद्मजा जी ने संकेत दिया है, मैं के कविता ICRISAT से हूँ। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मैट्रिक्स में से एक FAO आहारीय विविधता स्कोर है। ये पिछले 24 घंटों के दौरान खाने वाले खाद्य समूहों की एक साधारण गणना है। जैसे कि आप इस स्लाइड से देख सकते हैं, पारिवारिक स्तर का आहारीय विविधता स्कोर और व्यक्तिगत आहारीय विविधता स्कोर पर आंकड़े एकत्र करने का उपकरण समझाया गया है। इस उपकरण में 16 खाद्य समूहों की सूची है। गणना करने वालों को उन सभी खाद्य पदार्थों को लिखना चाहिए उत्तर देने वाले व्यक्ति ने कल दिन और रात में खाया या पिया था, चाहे वो घर पर हो या घर के बाहर खाया पिया क्यों ना हो। और हमेशा सुबह के पहले भोजन या पेय से शुरू करें। जब मिश्रित व्यंजनों का उल्लेख किया जाता है तो सामग्री की सूची मांगी जाती है और साथ ही जब उत्तर देने वाले सभी उत्तर दे देते हैं तो भोजन और नाश्ते के लिए उल्लेख नहीं किया गया। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि आहारीय विविधता एक लेखा आधारित माप है। HDDS और IDDS उपभोग किए गए सभी खाद्य समूहों की साधारण गणना है। यदि उस खाद्य समूह के भीतर कम से कम एक खाद्य पदार्थ का सेवन किया गया हो तो प्रत्येक खाद्य समूह को 1 का अंक दिया जाता है। यदि खाद्य समूह के भीतर किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं किया गया है तो उसका अंक 0 हो जाता है। जैसा कि आप स्लाइड से देख सकते हैं, IDDS के लिए सारणीकरण भी समान है। FAO के आहारीय विविधता स्कोर की बात करें तो परिवार के स्तर पर गणना की जा सकती है। IDDS के विपरीत HDDS भोजन के लिए परिवारों की आर्थिक पहुंच को दर्शाता है। स्लाइड में जिस आहारीय विविधता स्कोर के घटकों और उनकी गणना में महत्वपूर्ण की चर्चा की गई है, वे अंतर खाद्य समूहों की कुल संख्या और घर के बाहर उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों से संबंधित है। जब किसी व्यक्तिगत स्तर पर गणना की जाती है तो स्कोर को पोषक तत्व पर्याप्तता के लिए परोक्षी माना जाता है। अब
HDDS बनाम IDDS के बीच तुलना करते हैं। परिवार के स्तर पर स्कोर मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा के परोक्षियों के रूप में उपयोग किए जाते हैं और वे सेवन की ऊर्जा पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। यानी ये अपने परिवार की, अपने सदस्यों की बुनियादी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है। उन्हें पहुंच से संबंधित घरेलू खाद्य सुरक्षा के विभिन्न अन्य उपायों से जुड़े हुए दिखाया गया है। हालांकि वो सीधे तौर पर परिवार के सदस्यों की पोषण स्थिति से संबंधित नहीं है। IDD पोषक तत्वों की अधिक परोक्षी किसी व्यक्ति के आहार की मुख्य रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्तता है। इसमें यह दिखाया गया है कि ये किशोरों और वयस्कों के साथ साथ स्तनपान करने वाले और स्तनपान नहीं करने वाले दोनों बच्चों के आहार की औसत सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्तता से जुड़ा हुआ है। IDD को सामाजिक आर्थिक कारकों को नियंत्रित करने के बाद विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं के लिए व्यक्तियों की पोषण स्थिति से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। सभी DD स्कोर आकलन के लिए प्रासंगिक है, जो स्थितिजन्य विश्लेषण और निदान, खाद्य सुरक्षा स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन है। IDD और व्यक्तिगत पोषण स्थिति के बीच संबंध के बावजूद पोषण स्थिति निर्धारित निगरानी और मूल्यांकन के लिए इस तरह के संकेतक का उपयोग करना अभी भी विवाद का विषय है। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मैट्रिक्स में से FAO का आहार्य विविधता स्कोर था। ये पिछले 24 घंटों के दौरान उपभोग किए गए खाद्य समूहों की एक साधारण गणना है। इस स्लाइड में उपलब्ध विभिन्न आहार्य विविधता स्कोर को दिखाया गया है। जब व्यक्तिगत IDDS के स्तर पर गणना की जाती है, स्कोर को पोषक तत्व पर्याप्तता के लिए परोक्षी माना जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता विशेष रूप से 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में महिला के आहार्य विविधता स्कोर में परिलक्षित होती है। हाल ही में FAO और फैंटा ने महिलाओं के लिए न्यूनतम आहार्य विविधता की शुरुआत की है। MDDW संकेतक, जो व्यक्तिगत आहार्य विविधता स्कोर को 2 आधारों में विभाजित करता है, इस पर आधारित है कि खाद्य समूहों की न्यूनतम संख्या का उपयोग किया जाता है या नहीं। क्या आहार्य विविधता स्कोर की गणना परिवार स्तर पर भी की जा सकती है? IDDS के विपरीत HDDS भोजन के लिए परिवारों की आर्थिक पहुंच को दर्शाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, आहार्य विविधता स्कूलों के घटकों और गणना में महत्वपूर्ण अंतर है। हमने इनकी अभी चर्चा की थी और ये खाद्य समूहों की कुल संख्या और घर के बाहर उपभोग किए गए भोजन से संबंधित है। अब आइए हम एक केस स्टडी देखते हैं कि किस प्रकार आहार्य विविधता का उपयोग घरों में स्वस्थ खाने की आदतों को समझने के लिए उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इस मामले में हमने तंजानिया को लिया है। तंजानिया उप-सहारा अफ्रीकी देश है, जो साथ ही में कुपोषण और मोटापे की समस्याओं का सामना कर रहा है, जहां सीमित आहार्य विविधता एक बड़ी चुनौती है। कुपोषण का बोझ ग्रामीण परिवेशों में अधिक होता है, जहां परिवार मौसमी फसल पर निर्भर होते हैं और यहाँ के लोगों के पास फसल के बाद की खराब भंडारण सुविधाओं का अच्छा स्तर नहीं होता, जिससे उनकी फसल खराब हो जाती है। जबकि हम समझ चुके हैं कि आहार्य विविधता सकारात्मक रूप से खाद्य सुरक्षा के स्तंभों से जुड़ी हुई है। खाद्य सुरक्षा के स्तंभ हैं उपलब्धता, पहुंच और उपयोग। परिवार तब सुरक्षित होते हैं जब उनके पास पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में और विभिन्न प्रकार के सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जो उनके सदस्यों को सक्रिय, चुस्त दुरुस्त बनाए रखने और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। घरेलू संसाधनों की क्षमता से परिवार की आहार्य विविधता का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, उपकरण या प्रश्नावली में माता पिता की जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं जैसे वैवाहिक स्थिति, माँ या देखभाल करने वाली, शिक्षा, जवाब देने वाले का व्यवसाय, परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या और कृषि योग्य भूमि आदि के आकार के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन से 24 घंटे के आहार्य रिकॉल अनुकूलक के माध्यम से घरेलू आहार्य विविधता एकत्र की गई थी।
इसे उन खाद्य नामों और वस्तुओं को दर्शाने के लिए अपनाया गया था जो तंजानिया और अध्ययन स्थल में आम थे। अंत में घरेलू आय, आकार, लिंग और शैक्षिक स्तर जैसे कारकों को आहारीय विविधता से जुड़ा पाया गया है और इसलिए निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों में स्वस्थ खाने की आदतों में सुधार करने के लिए आहारीय विविधता से जुड़े कारकों को समझना महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद कविता। HDDS और IDDS का उपयोग कैसे करें और इसकी गणनाओं की विस्तृत समझ के लिए हम केस स्टडी का भी उपयोग कर रहे हैं। आहारीय विविधता के महत्व पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कई तरीकों से कोशिश की गई है और मेरे दिन की स्वस्थ थाली इससे जुड़ी एक पहल रही है। कोई भी भोजन या पोषण पूरक उतने सूक्ष्म पोषक तत्व, बायोएक्टिव, यौगिक, एंटीऑक्सीडेंट एक साथ प्रदान नहीं कर सकता है जितने की आदर्श प्लेट में दर्शाए गए विविध खाद्य पदार्थ दे सकते हैं। ये प्लेट आमतौर पर भारतीय आहार के 2000 किलो कैलोरी के लिए विभिन्न खाद्य समूहों के खाद्य पदार्थों के अनुपात को दर्शाती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ICMR द्वारा डिजाइन की गई इस प्लेट में प्रतिदिन न्यूनतम 8 खाद्य समूहों के स्थूल पोषक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्रोतों की सिफारिश की गई है और इन अनुशंसित दैनिक प्लेट का लगभग आधा हिस्सा सब्जी, फल और हरे पत्तेदार सब्जियों से बनी होती है। इनमें अनाज, बाजरा, दालें, दूध और दही का बड़ा हिस्सा है। भोजन सूची में दाल और दूध की मात्रा अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन और सभी आवश्यक अमीनो एसिड की आपूर्ति प्रदान करती है। आदर्श प्लेट के हिस्से के रूप में एक ग्लास में दिखाया गया दूध और दूध से बने उत्पाद आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम प्राप्त करने में मदद करते हैं और शाकाहारी भोजन में विटामिन B12 का एकमात्र स्रोत हैं। इस प्लेट को भारतीयों के लिए अनुशंसित आहारीय भत्ते या RDA दिशा निर्देशों और भारतीयों का वास्तविक आहारीय खपत प्रतिमान के आधार पर डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न खाद्य समूहों से संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करना है। अब इस चर्चा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि लैंगिक समानता और अच्छा पोषण खासकर महिलाएं एवं किशोरी लड़कियों के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और उपलब्धि के लिए पूर्वापेक्षाएं हैं, न कि केवल SDG 2, 3 और 5 जहां इनके महत्व को स्पष्ट रूप से बताया और मापा जाता है। सबसे पहले सभी देशों में प्रजनन आयु की महिलाओं पर तुलनीय आंकड़े एकत्र करने के लिए आहारीय विविधता संकेतक लागू करके देखा गया। MDDW या महिलाओं के लिए न्यूनतम आहारीय विविधता सही दिशा में कार्रवाई करने के लिए एक आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। गर्भावस्था और स्तनपान कराने की शारीरिक मांगों के कारण प्रजनन आयु की महिलाएं अक्सर पोषण की दृष्टि से कमजोर होती हैं। अधिकांश पोषक तत्वों की आवश्यकता वयस्क पुरुष की तुलना में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अधिक होती है। महिलाओं के लिए न्यूनतम आहारीय विविधता खाद्य आधारित विविधता संकेतक है, जिसे आहारीय गुणवत्ता के प्रमुख आयाम को प्रतिबिंबित करने के लिए दिखाया गया है। वो है सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्तता, जिसे 11 सूक्ष्म पोषक तत्वों में संक्षेपित किया गया है। महिलाओं के पोषण और आहार की गुणवत्ता में सुधार के लिए दशकों की आवेदन के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन में इन कमजोरियों और अंतराल को लंबे समय से पहचाना गया है। आहार की गुणवत्ता बहुआयामी है और अपनाए गए कई तरीकों में से विविध आहार को बढ़ावा देना एक है, जो प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं के लिए सूक्ष्म पोषक पोषण में सुधार लाने में और स्थायी स्वस्थ आहार में योगदान करने में मदद करता है। भले ही पोषण में सुधार के लिए अन्य रणनीतियां मौजूद हों, विभिन्न खाद्य समूहों से खाद्य पदार्थों की खपत को सुरक्षित और सार्वभौमिक रूप से अनुशंसित किया जा सकता है और साथ ही साथ खाद्य समूहों की तुलना में पोषक तत्वों की उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि को भी। MDDW को कार्यक्रम और नीति के संदर्भ में एक माप उपकरण के रूप में माना जा सकता है, जब प्रभावी मार्ग खाद्य समूह विविधता को बढ़ाने और प्रजनन आयु की महिलाओं के लिए स्वस्थ आहार में योगदान करने की क्षमता का संकेत देते हैं। कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र की
कई परियोजनाएं पोषण में सुधार कर सकती हैं, लेकिन सभी परियोजनाएं खाद्य समूह विविधता को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि इन उद्देश्यों के साथ मध्यवर्तन करके आहारीय विविधता में सुधार किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण यानी कि समय, श्रम संपत्ति, आय पर नियंत्रण से महिलाओं की आय, पोषण, ज्ञान और फसलों की दृढ़ उपलब्धता और विविधता पर मानदंड में वृद्धि हुई है। यहाँ एक फ्रेमवर्क दिया है जो 4 परिणाम क्षेत्रों की पहचान करता है, जो कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रणालियों के माध्यम से MDDW को प्रभावित कर सकता है। MDDW संकेतक एक 2 आयामी संकेतक हैं, जिसका अर्थ है इसमें हाँ या नहीं की वैल्यू ही दिखती है। एक महिला न्यूनतम आहार विविधता तभी प्राप्त करती है यदि वो पिछले दिन या रात के दौरान कम से कम 5 अलग-अलग खाद्य समूहों का सेवन करती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो महिला आहार विविधता प्राप्त नहीं कर सकती। MDDW संकेतक को 6 देशों में 9 आंकड़े सेट का उपयोग करके इन 11 सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता की संभावना के संदर्भ में देखा गया था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि MDDW का उपयोग करते समय खाद्य समूह को नहीं बदला जाना चाहिए, क्योंकि वे सूक्ष्म पोषक तत्वों के मूल्यों के संदर्भ में प्रमाणित हैं और किसी भी परिवर्तन से गलत परिणाम और व्याख्या का जोखिम होगा और अन्य संकेतकों के साथ भी भ्रम पैदा होगा। ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि MDDW की गणना सिर्फ 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए की जा सकती है, तो 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को इस माप में शामिल किया जा सकता है। आहारीय विविधता संकेतकों की मुख्य विशेषता ये है कि वे बहुत ही सरल उपकरण हैं जिनका उपयोग स्थानीय कर्मचारियों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। दूसरी खूबी ये है कि विकेंद्रीकृत स्तर पर उनका विश्लेषण और व्याख्या भी की जा सकती है। भले ही अभी भी मानकीकरण का कुछ अभाव है, ऐसे संकेतक स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी और मूल्यांकन उद्देश्यों को लक्षित करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि आहारीय विविधता उपकरण या तरीके की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आसान है और दूसरा ये है कि इसे एक छोटे मॉड्यूल की तरह दूसरे कार्यक्रमों में उपयोग और शामिल करना आसान है। पोषक तत्वों की पर्याप्तता के लिए मात्रात्मक आहार खपत आंकड़ों को मापने के प्रयास की तुलना में इसे कम संसाधनों की आवश्यकता होती है। तीसरा, अंकों की गणना करना सरल प्रक्रिया है और इस आंकड़े को एकत्र करने के लिए दूसरों को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ी मात्रा में समय और अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। और अंत में आहारीय विविधता स्कोर से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के भोजन का सेवन किया जाता है और कहाँ अंतराल है। हालांकि उपकरण के रूप में आहारीय विविधता की कुछ सीमाएं भी हैं। पहली सीमा तो ये है कि मॉड्यूल को आमतौर पर विशिष्ट संदर्भ के अनुरूप बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे संदर्भ के अनुसार अनुकूलित करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें स्कोर अक्सर मात्रात्मक सेवन पर विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं करते हैं और इसलिए पोषक तत्व पर्याप्तता का प्रत्यक्ष परिमाप नहीं है। और अंत में पारिवारिक स्तर के आहारीय विविधता स्कोर परिवार के व्यक्तिगत सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं देते और न ही इन्हें व्यक्तियों के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कुछ खाद्य पदार्थों की कुछ खास मौसमों में उपलब्धता के कारण आहार विविधता मूल्यांकन में खाद्य पदार्थ का मौसम एक बड़ा मुद्दा बना रहता है। तुलना करने के लिए हमें स्कोर या सूचकांक को वर्ष की समान अवधि में एकत्र करना चाहिए या खाद्य पदार्थ की मौसम संबंधी चीज़ों को समझने के लिए उन्हें वर्ष में समय के विभिन्न बिंदुओं पर एकत्र किया जाना चाहिए, ताकि हम खाद्य पदार्थों के मौसम संबंधी पहलू को बेहतर ढंग से समझ सकें। एक अद्वितीय मूल्यांकन के मामले में अभी भी सबसे उपयुक्त मौसम पर बहस चल रही है। परिवार या व्यक्तिगत स्तर पर 24 घंटे की रिकॉल अवधि से हासिल हुई आहार विविधता स्कोर असल में आदतन आहार का परोक्षी है। वे सामुदायिक स्तर पर भी आहारीय विविधता को समझने के लिए तस्वीर प्रदान करते हैं। अकेले इन अंकों के आधार पर कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर का लक्ष्यीकरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन अंकों के साथ हमेशा अन्य संकेतक भी होने चाहिए।
अब अंत में कहा जा सकता है कि परिवार की भोजन तक की पहुंच और भोजन की खपत के माप के रूप में आहारीय विविधता के साथ अन्य खाद्य संबंधी सूचना को एकत्रित करके एक समुदाय या व्यापक क्षेत्र में खाद्य और पोषण सुरक्षा की स्थिति की समग्र तस्वीर प्राप्त हो सकती है। आहारीय विविधता प्रश्नावली को खाद्य और पोषण सुरक्षा सेवा में शामिल किया जा रहा है ताकि घरेलू खाद्य पहुंच या व्यक्तिगत आहारीय गुणवत्ता के संकेतक प्रदान किए जा सकें। कुछ उदाहरण हैं जहां आहार विविधता प्रश्नावली को खाद्य और पोषण सुरक्षा मूल्यांकन के संदर्भ में शामिल किया जाना जरूरी है। वे हैं पोषण और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के ढांचे में आधारभूत और प्रभाव मूल्यांकन, राष्ट्रीय सेवा, निगरानी प्रणाली, कार्यक्रमों और नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन, आपातकालीन मौखिक से लेकर नियमित खाद्य सुरक्षा विश्लेषण तक, या आपात स्थिति की पहचान के लिए वर्गीकरण। तो ये कुछ ऐसे अवसर हैं जहां आहार की गुणवत्ता के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए आहारीय विविधता प्रश्नावली का उपयोग किया जा सकता है। बेहतर पोषण संबंधी परिणाम लाने के लिए साक्ष्य आधार बनाने में उपकरण और दृष्टिकोण के रूप में आहारीय विविधता की अधिक विस्तृत समझ के लिए कृपया स्लाइड में दिए गए संदर्भ देखें। इसके अलावा कई वीडियो उपलब्ध हैं जिनसे आप इस विषय पर विस्तार से अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। इनकी जानकारी इस स्लाइड से देखी जा सकती है। हम कई साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लेक्चर स्लाइड के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आशा है कि आप सभी को हमारे व्याख्यान सभी ब्लॉकों में पसंद आ रहे होंगे।